नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। पांचवें चरण के मतदान की तिथि नज़दीक आ गई है। परसों यानी कि 20 मई को सोमवार के दिन पांचवें चरण का मतदान। इस चरण में उत्तर प्रदेश में 14 सीटों पर मतदान होना है। पांचवा चरण उत्तर प्रदेश की राजनीति के जो केंद्र है लखनऊ यानी कि अवध, उसके क्षेत्र का चुनाव है। मुख्य रूप से अवध और बुंदेलखंड दोनों क्षेत्रों का चुनाव है। और राजनीतिक महत्व की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, इन चारों के लिए भी ये प्रतिष्ठा का चुनाव है। ये चुनाव उत्तर प्रदेश में ये तय कर देगा कि आखिर बाजी किसके हाथ में रही और कौन आगे रहा। क्योंकि यहां ऐसी सीटें हैं जिन पर पूरे देश की ही नहीं दुनिया की नजर है। दुनिया की नजरों में और चर्चा में ये सीटें हैं जो कांग्रेस की प्रतिष्ठा की सवाल है। कांग्रेस उन्हें अपने घर की सीट कह रही है और कांग्रेस के लिए वो एक तरह से उसके अस्तित्व का भी प्रश्न बन गई। ये सीटें हैं रायबरेली और अमेठी। इसके अलावा राजधानी लखनऊ की सीट भी है इसमें, जिससे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां से प्रत्याशी हैं। इसके अलावा बुंदेलखंड भी इसमें शामिल है। और इन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण एक वो सीट भी है जिसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में चुनाव लड़ रही है, यानी कि राम मंदिर के क्षेत्र वाली सीट अयोध्या। ये सीट फैजाबाद नाम से है। जिले का नाम अयोध्या हो गया है फैजाबाद से, लेकिन लोकसभा क्षेत्र अभी फैजाबाद के नाम से ही। जहां राम मंदिर स्थित है उस क्षेत्र में भी इसी चरण में चुनाव होना है, क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा पूरे देश में छाया हुआ है। इसलिए इस सीट को जीतना और इस सीट का रण भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है। अब देखते हैं इन 14 सीटों के आंकड़े क्या हैं। एक तो खास बात यह है कि ये चरण अभी तक के जो चुनाव हुए हैं, ये 4 चरण, उसमें ये 5वां चरण है। 7 चरण में चुनाव होने हैं, उसमें ये 5वां चरण में सर्वाधिक सीटें हैं। यानी कि जब पहला चरण हुआ था तो उसमें 8 सीटें थी, दूसरे में भी 8 थी, तीसरे में 10 थी, चौथे में 13 थी और इस चरण में 14 सीटें। पहले ही जान लेते हैं कि सीटें कौन कौन सी। बुंदेलखंड के 4 लोकसभा क्षेत्र हैं और चारों इसमें हैं। यह है झांसी, हमीरपुर, बांदा और जालौन। ये चारों इसी चरण में इन पर मतदान होना है। इसके बाद प्रयागराज मंडल की 2 सीटें इसमें शामिल हैं, जिसमें कौशाम्बी और फतेहपुर इसी चरण में चुनाव होना है। फिर फैजाबाद मंडल की 3 सीटें इस चरण में हैं। फैजाबाद, बाराबंकी और अमेठी, ये फैजाबाद मंडल की सीटें। लखनऊ मंडल की भी 3 सीटें इस चुनाव में हैं। लखनऊ, मोहनलालगंज और रायबरेली। गोंडा मंडल की 2 सीटें, गोंडा और कैसरगंज, ये 2 सीटें गोंडा मंडल की हैं। यानी कि फैजाबाद मंडल, गोंडा मंडल, लखनऊ मंडल, ये मिलाकर अवध हो जाता है पूरा। ये पूरा अवध क्षेत्र है। और जो प्रयागराज मंडल की कौशाम्बी और फतेहपुर है, ये आमतौर से इसको काशी क्षेत्र कहा जाता है, या अवध भी कह सकते हैं और काशी भी कह सकते हैं। अवध से सटा हुआ है और वो बनारस के नज़दीक भी है। प्रयागराज का जो को जो जोड़ा जाता है वो पूर्वांचल में जोड़ा जाता है मुख्य रूप से। और बुंदेलखंड तो अलग एक उसका अस्तित्व है ही। बुंदेलखंड की 4 सीटें। अब इस क्षेत्र में
जो भारतीय जनता पार्टी के पास लोकसभा क्षेत्र है 14 है, उनमें से 13 में भारतीय जनता पार्टी 2019 में जीती थी। केवल एक सीट यहाँ कांग्रेस के पास थी 2019 में, वो थी रायबरेली। इस बार का परिदृश्य क्या होगा ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बार का चुनाव 2014 और 2019 दोनों के चुनावों से अलग हो रहा है। इसमें ना तो 2014 का माहौल है और तो ना ही 2019 का। ये एक अलग तरह के माहौल में हो रहा है। इंडिया गठबंधन की तरफ से पूरे अवध में और बुंदेलखंड में भी भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को चुनौती मिल रही है। पहली खास बात तो ये है, क्योंकि रायबरेली में राहुल गांधी स्वयं प्रत्याशी। राहुल गांधी पहले अमेठी से चुनाव लड़े थे, हार गए थे। इस बार वो अमेठी से नहीं लड़ रहे हैं। इस बार उन्होंने रायबरेली को चयन किया। रायबरेली की सीट को जीतना कांग्रेस के लिए बहुत प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है। यह सोनिया गांधी की सीट थी। सोनिया गांधी ने चुनाव न लड़ने का फैसला किया। पहले ये माना जा रहा था कि गांधी परिवार रायबरेली और अमेठी दोनों सीटें छोड़ देगा, नहीं लड़ेगा, लेकिन अंतिम समय में कांग्रेस ने यह फैसला किया कि रायबरेली से वो चुनाव लड़ेगी और राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी ने भी इस सीट को जीतने के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 2019 में अमेठी में राहुल गांधी को हरा चुकी है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि रायबरेली में भी हम हरा सकते हैं। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने बहुत पहले से तैयारी शुरू कर दी थी। तमाम नेताओं को पार्टी में शामिल कराया गया रायबरेली के, और टिकट का नाम भी लगभग तय ही था। दिनेश प्रताप सिंह के नाम पर पहले से चर्चा थी, बाद में उन्हीं का नाम घोषित भी हो गया। रायबरेली के जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनोज पांडे हैं, उनको भी साथ लिया गया। कल रायबरेली में अमित शाह की रैली हुई और अमित शाह ने खुद उनको पार्टी ज्वाइन कराई, और उन्होंने खुद कहा भी कि मैंने देश में अभी तक केवल 3 नेताओं को पार्टी अपने हाथ से ज्वाइन कराई है, पटका खुद पहनाया है, उसमें से एक मनोज पांडे। यानी कि मनोज पांडे का महत्व इतना है कि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि उनके साथ आने से परिस्थितियां बदल सकती। लेकिन कल का ही दिन कांग्रेस ने और श्रीमती सोनिया गांधी ने बहुत ही भावुक अपील करके परिदृश्य को प्रभावित करने की कोशिश की। कल सोनिया गांधी रायबरेली आई। एक संयुक्त सभा थी कांग्रेस की और समाजवादी पार्टी की, जो अमेठी और रायबरेली के बीच में सलोन में ये सभा आयोजित थी। इस सभा में मंच पर आकर बहुत ही भावुक अपील श्रीमती सोनिया गांधी ने की। उन्होंने कहा कि मैं रायबरेली में 20 साल तक मेरा संबंध रहा है, अब मैं रायबरेली की जनता को अपना बेटा सौंप रही हूं, आप इसे संभाल के रखना। ये बहुत ही मार्मिक और बहुत ही भावुक अपील सोनिया गांधी ने कर दी, और इसका बड़ा जो जनता में स्वागत भी हुआ, तालियों की गड़गड़ाहट हुई। और उन्होंने ये भी कहा कि ये मेरा बेटा आपका बहुत ध्यान रखेगा, आपसे जुड़कर रहेगा, आप इसका ध्यान रखना। कांग्रेस ने पूरी तरह से इस चुनाव को, रायबरेली और अमेठी के चुनाव को, अमेठी में भी इसी तरह की अपील प्रियंका गांधी करती रही हैं, भावुक अपील करती रही। पूरी तरह से दोनों लोकसभा क्षेत्रों को कांग्रेस ने भावनाओं से जोड़ दिया है। और भारत की जनता भावुक तो है, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी इस लड़ाई को विकास के मुद्दे पर ले जाना चाहती है। कल ही अमित शाह ने तमाम सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बताए, राहुल गांधी बताएं कि उन्होंने 20 साल में इस क्षेत्र की जनता के लिए, रायबरेली के लिए क्या किया। उनकी 10 साल यूपीए की सरकार रही केंद्र में, उन्होंने रायबरेली जिले के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए कितना बजट आवंटित किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने 10 साल में उत्तर प्रदेश को 18.5 लाख करोड़ रुपया भेजा है, और कांग्रेस का जो 10 साल का कार्यकाल था उसमें कांग्रेस ने मात्र 4.5 लाख करोड़ रुपया ही भेजा था। उन्होंने बताया कि कांग्रेस ने इस पूरे क्षेत्र की उपेक्षा की। कांग्रेस के लोग रायबरेली में, कांग्रेस के नेता आते ही नहीं अमेठी। भारतीय जनता पार्टी इस पूरी लड़ाई को विकास के मुद्दे की तरफ खींच कर ले रही है, जबकि कांग्रेस भावनात्मक अपील करके इस क्षेत्र को जीतना चाहती है। अब देखना होगा कि कांग्रेस के पास पिछली बार एक सीट थी, क्या वो रायबरेली
को बचा के रख पाती है और अमेठी को भी फिर से प्राप्त करेगी। हालांकि अमेठी में कोई गांधी परिवार का सदस्य चुनाव नहीं लड़ रहा है, वहाँ केएल शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं, जो श्रीमती सोनिया गांधी के सचिव रहे हैं, पीए रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की यह कोशिश होगी कि वो अमेठी तो जीते ही, इस बार रायबरेली भी जीते। लेकिन ये अब 2 दिन के बाद पता चलेगा। लेकिन संघर्ष बहुत कड़ा है, लड़ाई बहुत आमने सामने की है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी जीत सकता है। ये तो चुनाव है, मतदाता का मन है, मतदाता के मन में क्या है ये अंदाज लगाना बहुत मुश्किल है। इसके अलावा जो लखनऊ मंडल की एक सीट लखनऊ है, ये सीट चूंकि राजधानी की सीट है और रक्षा मंत्री यहाँ से तीसरी बार मैदान में है। रक्षा मंत्री के लिए कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं है। समाजवादी पार्टी ने रविदास मेहरोत्रा जो लखनऊ मध्य के विधायक हैं उनको प्रत्याशी बनाया है, लेकिन कोशिश है समाजवादी पार्टी की कि चुनौती खड़ी करे, लेकिन कोई बहुत बड़ी चुनौती राजनाथ सिंह के सामने विपक्ष खड़ी कर नहीं पाएगा। पहले इसके भारतीय जनता पार्टी लगातार जीतती रही है, लालजी टंडन यहाँ सांसद रहे, अटल बिहारी वाजपेयी ने इस सीट का प्रतिनिधित्व किया है। जब से अटल जी यहाँ से जीतना शुरू किया तब से कभी ये भारतीय जनता पार्टी सीट हारी ही नहीं है। तो लखनऊ की सीट को सुरक्षित माना जा रहा है। जो एक और लखनऊ की सीट है मोहनलालगंज, इस सीट पर इस बार संघर्ष दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर हैं। कौशल किशोर पार्टी में बाहर से आए हैं, भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन की थी 2014 में। मूलतः तो वो कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े रहे थे, उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई थी, राष्ट्रवादी कम्युनिस्ट पार्टी। उसके बाद आधार पर वो चुनाव भी लड़े, निर्दलीय विधायक बने थे, फिर वो समाजवादी पार्टी के साथ सरकार में मंत्री भी रहे कुछ समय, मुलायम सिंह जी की सरकार में। लेकिन फिर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से नाता जोड़ लिया। इन्हें चुनौती दे रहे हैं आर के चौधरी, समाजवादी पार्टी की तरफ से। आर के चौधरी वरिष्ठ बसपा के नेता रहे, और नेता ही नहीं रहे, वो काशीराम के साथ ही रहे। काशीराम के साथ उन्होंने बसपा के गठन में और बसपा की जो शुरुआती राजनीति थी उसमें काम किया है, उनका प्रभाव है, वो विधायक रहे कई बार। इस बार उन्होंने एक कड़ी चुनौती मोहनलालगंज क्षेत्र में खड़ी कर दी है। मोहनलालगंज सुरक्षित क्षेत्र है, देखते हैं मोहनलालगंज में इस बार क्या होता है। जो एक और सीट जिसकी हमने चर्चा की शुरू में भी, अयोध्या यानी कि फैजाबाद। यूं तो ये माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए फैजाबाद अजय है, हालांकि इसके पूर्व में भारतीय जनता पार्टी यहाँ हार भी चुकी है। यहाँ एक बार कांग्रेस के निर्मल खत्री और मित्रसेन यादव कम्युनिस्ट पार्टी के, समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीत चुके हैं। लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी ने, यह सामान्य सीट है लेकिन यहाँ से दलित उम्मीदवार को खड़ा किया। अवधेश प्रसाद यहाँ से प्रत्याशी हैं, जो 9 बार के विधायक हैं, और उनके सामने भारतीय जनता पार्टी के पुराने प्रत्याशी लल्लू सिंह। लल्लू सिंह राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े हुए नेता रहे, उनकी हिंदुत्व की छवि है, प्रभावी ठाकुर नेता हैं। लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी ने चुनौती खड़ी कर दी। अवधेश प्रसाद, पहले ये माना जा रहा था कि अयोध्या की सीट पर भाजपा के सामने कोई चुनौती नहीं, लेकिन अयोध्या विधानसभा क्षेत्र के अलावा जो अन्य विधानसभा क्षेत्र हैं, उन विधानसभा क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी कड़ी टक्कर दे रही है भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी को इस सीट को जीतना बहुत आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इसका संदेश तो पूरे देश में और दुनिया में जाएगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत लगाई है, क्योंकि राम जन्मभूमि के मुद्दे को लेकर पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में जो जो लोग नहीं आए उन्हें कटघरे में खड़ा कर रही है, और मंदिर निर्माण का पूरा श्रेय भी भारतीय जनता पार्टी ले रही है। जगह जगह नरेंद्र मोदी और अमित शाह, जेपी नड्डा और योगी आदित्यनाथ यही कह रहे हैं कि आपके एक वोट की वजह से अयोध्या में 500 साल का कलंक मिटा और अयोध्या में राम मंदिर बना, उसका पूरा श्रेय नरेंद्र मोदी को दिया जा रहा है। तो इसलिए अयोध्या जीतना जरूरी है, लेकिन अयोध्या जीतने के लिए भाजपा को अभी और मेहनत करनी पड़ेगी। अयोध्या में कोई भी चूक, छोटी सी भी चूक भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती है।
भारतीय जनता पार्टी इस भुलावे में ना रहे कि चूंकि अयोध्या की सीट है, भगवान राम के नगरी की सीट है फैजाबाद, इसलिए हम जीत ही लेंगे। भारतीय जनता पार्टी को बहुत सतर्क होकर यहाँ के ओबीसी मतदाताओं पर नजर गड़ानी होगी, ओबीसी मतदाताओं को और दलित मतदाताओं को भी अपने पक्ष में लाना पड़ेगा। हालांकि इस सीट पर बहुत ज़्यादा अल्पसंख्यक मत नहीं है, मुसलमान मतदाताओं की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन यहाँ प्रभावी है ओबीसी वर्ग, ओबीसी को साथ जोड़ने के लिए हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने कई प्रयास किए हैं और आगे भी करेगी। इस सीट को बचाना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही प्रतिष्ठा का सवाल है। जो दूसरी सीटें हैं कैसरगंज और गोंडा, गोंडा मंडल में भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में है। कैसरगंज में ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह की मजबूत पकड़ है। इन क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी बहुत ज़्यादा चुनौती शायद नहीं दे पाएगी। अब जो बुंदेलखंड की सीट है, बुंदेलखंड में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी का सीधा मुकाबला है। एक सीट पर कांग्रेस के साथ मुकाबला है, वो सीट है झांसी। झांसी में कांग्रेस के पूर्व मंत्री प्रदीप जैन आदित्य कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी है। वो विधायक भी रहे हैं और वो एमपी भी रहे हैं और मंत्री भी रहे हैं, राज्य में भी और केंद्र में भी। प्रदीप जैन आदित्य भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को, जो अनुराग शर्मा है, वहाँ के बहुत बड़ी फर्म है बैद्यनाथ, उसके स्वामी हैं अनुराग शर्मा, पूर्व सांसद हैं, वो चुनौती खड़ी कर रहे हैं। मुकाबला बहुत कड़ा है। बाकी जो अन्य सीटें हैं जालौन, बांदा और हमीरपुर, इन पर भी सीधा सीधा मुकाबला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। बाकी जो प्रयागराज मंडल की दो सीटें हैं कौशाम्बी और फतेहपुर, फतेहपुर में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से साध्वी निरंजन ज्योति जो पूर्व मंत्री हैं वो भी यहाँ से प्रत्याशी हैं और साध्वी निरंजन ज्योति की छवि साफ सुथरी है, तेज तर्रार नेता हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी ने यहाँ अपने प्रदेश अध्यक्ष जो अपूर्व अध्यक्ष हो गए हैं उत्तम पटेल, नरेश उत्तम पटेल को प्रत्याशी बनाया है। नरेश उत्तम पटेल पटेल जाति से हैं, पटेल जाति के मतों की संख्या भी काफ़ी है यहाँ। कौशाम्बी में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विनोद सोनकर प्रत्याशी है। इस कौशाम्बी की सीट को जीतने के लिए ही, कौशाम्बी और फतेहपुर और बाकी सीटें फूलपुर और प्रतापगढ़ जीतने के लिए ही भारतीय जनता पार्टी ने राजा भैया की तरफ को हाथ बढ़ाया था, लेकिन राजा भैया ने इनकार कर दिया। वो दोस्ती आगे नहीं बढ़ी और कौशाम्बी के जो प्रत्याशी हैं विनोद सोनकर, वो खुद चलकर राजा भैया के व्यक्ति आवास पर गए, ताजमहल में गए, लेकिन उन्हें समर्थन नहीं मिला, बैरंग वापस लौटना पड़ा। तो अब यहाँ कौशाम्बी में भी संघर्ष। इन सीटों पर जो ये अवध की, बुंदेलखंड की जो सीटें हैं, इन सीटों का संघर्ष बहुत ही कड़ा है और अब इन सीटों को जीतने के लिए अंतिम रूप से भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने पूरी ताकत लगाई है। इसे देखना होगा कि इन सीटों पर कौन प्रत्याशी जीतता है। भारतीय जनता पार्टी ने अंतिम समय में एक नई प्रयास किया कि वो वो ओबीसी नेताओं को अपने साथ जोड़ ले। 2 दिन पहले नोनिया चौहानों की जो पार्टी है उसको, उसके नेता संजय चौहान को भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथ मिला लिया, उनका समर्थन ले लिया। कल एक और पार्टी है महान दल, जिसका प्रभाव ओबीसी जातियों में सैनी, मौर्य, कुशवाहा और शाक्य, इन 4 जातियों में है। इस जाति का वोट प्रतिशत लगभग 4 से 4.5% तक है प्रदेश में। और ये जो वक्त है जिनके शाक्य हैं, मौर्य हैं, इनका, कुशवाहा है, इनका जो वोट है ये अवध क्षेत्र में और बुंदेलखंड क्षेत्र में ही है। उनके जो नेता है केशव देव मौर्य, उनको भी भारतीय जनता पार्टी ने कल अपने साथ मिला लिया। कल भारतीय जनता पार्टी के साथ वो पार्टी कार्यालय में आए और प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी ने उन्हें अपने साथ ले लिया। भूपेन्द्र चौधरी के प्रयास से ही ये
जो ओबीसी की दोनों जातियों के नेता हैं, इधर नोनिया चौहान के नेता संजय चौहान और इधर जो महान दल के नेता हैं केशव देव मौर्य, उनको भूपेन्द्र चौधरी ने अपने साथ मिला के एक बड़ी तुरुप की चाल चल दी है। क्योंकि इन जातियों का जो मत प्रतिशत है, 2.5% संजय चौहान का मत और लगभग 4.5% ये मौर्य कुशवाहा शाक्य सैनी का मत। सैनी यहाँ कम है, सैनी नहीं है इस क्षेत्र में, लेकिन यहाँ मौर्य है, कुशवाहा है और शाक्य है। शाक्य भी कम है इस चरण में, लेकिन मौर्य कुशवाहा ज्यादा है। इनके मतों को मिलाकर एक बड़ी भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित करने की कोशिश की है। लेकिन देखते हैं ओवरऑल इस चरण के मतदान का प्रतिशत कितना रहता है, क्योंकि भीषण गर्मी है, प्रचंड गर्मी है। प्रचंड गर्मी में पांचवें चरण का मतदान होना है। अवध और बुंदेलखंड वैसे भी ज्यादा गर्म रहते हैं, तापमान ज्यादा रहता है, बुंदेलखंड में तो और ज्यादा रहता है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी का समर्थक मतदाता और समाजवादी पार्टी का समर्थक मतदाता कितनी बड़ी संख्या में निकलकर बाहर आता है, कितना मतदान ये लोग करा पाते हैं। जितना अधिक मतदान करा लेंगे, अपने मतदाता को उतनी ही लाभ में रहेंगे। देखते हैं चुनाव का क्या परिदृश्य रहेगा, लेकिन बहुत रोचक संघर्ष अवध और बुंदेलखंड में देखने को मिलेगा। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।